हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण में। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखिए, इससे पहले हमने बसंत भाग 1 से एक चैप्टर पढ़ा था। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर के प्रश्न उत्तर आप कर लेंगे। नहीं आएगा तो हम आपको अभ्यास प्रश्न भी करवाएंगे। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से कारक पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हमने आपको संज्ञा में 3 प्रकार से विकार आ जाते हैं, लिंग, वचन और कारक। लिंग और वचन आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, और लिंग में आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में बताया, और साथ में लिंग परिवर्तन के नियम भी बताए थे। प्रीवियस लेक्चर में आपको हमने वचन का परिवर्तन किस तरह से किया जाता है और वचन क्या होते हैं। तो यहाँ हिंदी व्याकरण में हमने 2 वचन पढ़े थे, एक वचन और बहुवचन। तो जहां आपको किसी संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है वो बहुवचन, और जहां पर एक का वस्तु हो, किसी प्राणी का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, ये जो है एक वचन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है वचन हम पढ़ चुके हैं, और आज की क्लास में हम कारक पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे हेडिंग डालिएगा कारक। कारक क्या होता है, तो हेडिंग डालिएगा कारक। कारक की परिभाषा लिखते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ वाक्य की क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उस संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है, का क्या संबंध है। यहाँ पर आप साथ उस भी लिख सकते हैं, उसका यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उस संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है। इतना लिखिएगा, फिर आपको आगे कराते हैं। उसे कारक कहते हैं। ठीक है, हमने कहा रवि खाना खाया। रवि खाना खाया, तो क्या इस वाक्य में आपको कुछ मिस दिख रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है अधूरापन? क्या प्रॉपर आपको ये वाक्य जो है शुद्ध लग रहा है? रवि खाना खाया, रवि खाना खाया। अब क्या खाया? रवि खाना खाया। इसी को यदि हम लिखें, रवि ने खाना खाया, रवि ने खाना खाया। रवि खाना खाया और रवि ने खाना खाया, ये जो ने है ये रवि और खाना खाया, इसके बीच संबंध जो है यहाँ पर बता रहा है। अब आइए
परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे चले कि जिससे यह पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उस संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है, उसे हम कारक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये कारक है। क्यों? क्योंकि इस ने अब ये है क्या, ना तो ये संज्ञा है, ना ये सर्वनाम है, ना ये क्रिया है, लेकिन ये कारक है। और ये कारक संज्ञा और या फिर सर्वनाम का वाक्य की क्रिया के साथ संबंध बता रहा है। क्योंकि जब तक ये ने नहीं था, आपको वाक्य जो है अधूरा लग रहा था, आपको वाक्य में जो है कुछ अशुद्धि लग रही थी, वाक्य आपको कंप्लीट नहीं लग रहा था, वाक्य आपको पूरा नहीं लग रहा था। और जैसे ही हमने यहाँ ने शब्द लगाया, रवि ने खाना खाया, बहुत क्लियर हमें पता चल गया किसने खाना खाया, रवि ने खाना खाया। तो ये हमें क्या बताता है, ये संज्ञा या सर्वनाम का उस क्रिया के साथ जो है संबंध बता रहा है जो यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए ये आपको समझ में आ गया। आगे कारक के हम भेद पढ़ेंगे। तो देखिएगा इसकी परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ जो है उस संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है, उसे कारक कहते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा है, रवि खाना खाया, तो ये उदाहरण जो है इसका संबंध क्लियर पता नहीं चल रहा है कि क्या संबंध है। ठीक ठीक है ना, चलिएगा इतना लिखें। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, कारक के 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आपका कर्ता कारक, दूसरा है आपका कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, तीसरा आपका करण कारक, करण कारक, चौथा संप्रदान, संप्रदान कारक, पांचवा आपका अपादान कारक, संप्रदान अपादान कारक, छठा है आपका अधिकरण कारक, सातवां है आपका संबंध कारक, और आठवां है आपका संबोधन कारक, संबोधन कारक। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक एवं संबोधन कारक। तो ये 8 भेद हैं कारक के। अब पहले इनको लिखें, फिर हम एक एक करके कारक के 8 भेद जानेंगे, कौन कौन से ये 8 भेद हैं। ठीक है, चलिए
चलिएगा, कारक के 8 में चलिए स्टूडेंट्स, पहला कारक है आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो है शून्य या फिर ने। दो चिन्ह है इसके, विभक्ति चिन्ह जिसको कहते हैं, ये दो चिन्ह है। तो किसी भी वाक्य में कर्ता किसे कहते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। राम खा रहा है। राम खा रहा है, ठीक है, राम खा रहा है। इसमें कर्ता क्या है, कारक की हम बाद में अलग बात करेंगे। देखो हमने कहा इसके दो चिन्ह हैं, और जब तक हम कर्ता को न जान पाए तो कर्ता कारक भी नहीं जान पाएंगे। तो राम जो है क्या है, इसमें संज्ञा है, और क्या कर रहा है, वो खा रहा है। ये खा रहा है, तो राम आपका काम करने वाला है, इसको कर्ता कहते हैं। और ये जो है खा रहा है, ये तो आप जानते हैं ये क्रिया है। तो राम खा रहा है, इसमें कर्ता कौन है, राम है, काम करने वाला आपका राम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये कर्ता हो जाएगा। अब इसमें तो आपका सेंटेंस, आपका वाक्य कंप्लीट है, राम खा रहा है। अब यदि हम इसमें चिन्ह लगाएं तो इसका थोड़ा सा इसका जो है काल परिवर्तन हो जाएगा। राम ने खाया, राम ने खाया। तो हम कर्ता कारक की जब बात करते हैं तो कर्ता कारक शून्य भी होता है, किसी किसी में आपको कारक नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप उसी वाक्य को भूतकाल में परिवर्तित करेंगे तो आपको पुनः यहाँ नए चिन्ह मिल जाएगा। राम खा रहा है, यहाँ पर आपका शून्य कारक चिन्ह है, और कर्ता कारक में ही शून्य कारक चिन्ह होता है। लेकिन यदि इसी वाक्य को आप भूतकाल में परिवर्तित कर दें तो वहां नए चिन्ह आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपका शून्य कारक चिन्ह होता है या फिर आपका नए कारक चिन्ह होता है, ठीक है। तो कर्ता आप समझ गए हैं, कर्ता क्या होता है। एक छोटी सी परिभाषा से जो है इसको लिखेंगे और फिर कुछ उदाहरण से इसको समझेंगे। तो कर्ता, किसी भी वाक्य में काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, और कर्ता कारक के साथ जो चिन्ह लगता है, और यहाँ हमने लिख लिया है कि शून्य कारक चिन्ह होता है और साथ में नए कारक चिन्ह, इसके दो इसके चिन्ह हैं। तो आइए इसमें आप लिखेंगे कि वाक्य में वाक्य में वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, या तो संज्ञा या सर्वनाम, वाक्य में संज्ञा या फिर सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि वह क्रिया को पूरा करने का
काम कर रहा हो, वह क्रिया को पूरा करने का काम कर रहा। उदाहरण के लिए एक उदाहरण आप लिखें। बच्चों ने काम पूरा कर लिया है। और देखो, इसमें से यदि आप इस ने को हटा दें तो ये आपका जो है, ये वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, यदि ऐसा दिया जाए, बच्चों काम पूरा कर लिया, तो क्या ये वाक्य आपको समझ में आ रहा है? बच्चों काम पूरा कर लिया है। अब देखो यहाँ ना तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इससे साफ साफ पता नहीं चल पा रहा है काम हो क्या रहा है। इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है या फिर ये बताया जा रहा है कि बच्चों ने काम पूरा कर लिया है। ये क्लियर आपको यहाँ से पता नहीं चल पा रहा है, वाक्य आपको अशुद्ध लग रहा है। और जैसे ही यहाँ आपने लिखा कि बच्चों ने काम पूरा कर लिया है, इस ने इस पूरे वाक्य में जो है क्लियरिटी लिया है, ये कि भाई हमें पता चल गया है कि बच्चों ने काम किया है। किसने किया है? बच्चों ने। तो इस ने इस पूरे वाक्य में जो है ये बता दिया है कि काम कौन कर रहा है और काम जो है कौन कर रहा है, यही तो बात बतानी है। तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि वह क्रिया को पूरा करने का काम कर रहा है, ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि कौन काम कर रहा है, बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो है आपका यहाँ पर, अगर इसमें कारक नहीं है तो इससे जो है इस वाक्य को जो है हम अशुद्ध मानेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना तो प्रश्नवाचक बच्चों काम पूरा कर लिया है, तो ये प्रश्न भी बन जाता है यदि हम ने न लगाएं तो, और लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह है ही नहीं, इसका मतलब ये तो आपका अशुद्ध हो गया। तो यहाँ इस ने जो है इसका पूरा वाक्य को जो है बिल्कुल अच्छे से हमें समझा दिया है कि बच्चे ही काम कर रहे, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण, जैसे श्याम पत्र लिखा, श्याम पत्र लिखा। इस वाक्य में कुछ मिस है, और यदि इस वाक्य में आप क्या लगा दें कि श्याम ने पत्र लिखा, श्याम ने पत्र लिखा, किसने लिखा? श्याम ने पत्र लिखा। तो यहाँ आप ने विभक्ति चिन्ह, ये विभक्ति चिन्ह है इसका, तो ऐसे वाक्यों में काम किसने किया, ये प्रश्न करके आपको जो है क्या मिल जाएगा? विभक्ति चिन्ह मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर काम किसने किया? श्याम ने किया, ठीक है। तो अब जो है आपका वाक्य भी कंप्लीट है कि श्याम ने पत्र लिखा, किसने लिखा? श्याम ने लिखा। काम पूरा किसने कर लिया? बच्चों ने। तो ये जो है आपका कर्ता कारक है, इसका शून्य कारक चिन्ह होता है या फिर ने। शून्य का मतलब यहाँ पर कहीं कहीं आपको जो है कारक चिन्ह नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो है वाक्य पूरा कंप्लीट दिखेगा। ये आपका कर्ता कारक है। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट आपका कर्म कारक है, दूसरा आपका कर्म कारक। और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो आपका क्या हो जाएगा? को। कर्ता ने कर्म को,
कर्ता ने कर्म को, अब कर्म पहले क्या होता है, देखिए हमने कहा राम खा रहा है, खा रहा है, ठीक है, या खा रहा है ना लिख करके आप लिख सकते हैं कि राम खेल रहा है, कुछ ना कुछ तो खाएगा ना वो, ठीक है ना। राम चलिए राम दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है। अब राम यहाँ पर क्या है, राम तो करता है, काम करने वाला, ठीक है। अब देखो ये कर्म क्या होता है, कारक की हम बात बाद में समझेंगे। ये दौड़ रहा है, ये तो आपका क्या हो गया है, ये पूरा आपकी क्रिया हो गई है। तो देखिए इसमें जो है आपका सिंपल सा वाक्य है। दूसरा वाक्य हमने कहा राम फल खा रहा है, फल खा रहा है। इस वाक्य में आपका कर्म नहीं है। कर्म क्या होता है, जिसका प्रभाव, कर्म होता है जिसका प्रभाव या फिर ऐसा लिख सकते हैं आप इसे, जिसका प्रभाव के बदले ये लिख सकते हैं कर्ता के अलावा किसी अन्य पर जब क्रिया का प्रभाव पड़ता है। अब देखो पहले उदाहरण समझेंगे, राम दौड़ रहा है, ये पूरी क्रिया है, इसमें एक कर्ता है और दूसरा क्रिया है। राम फल खा रहा है, ये तो क्रिया हो गया, और राम आपका करता है, राम आपका करता है। राम क्या है, कर्ता, जो काम करने वाला होता है ना उसे कर्ता कहते हैं, ठीक है। किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसे वाक्य कर्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर राम करता है और यहाँ पर कर्ता और क्रिया से दोनों ही वाक्य कंप्लीट है। यहाँ हमें किसी तीसरे जो है शब्द की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा जो वाक्य है वो कंप्लीट है। यहाँ पर राम करता हो गया, खा रहा है ये क्रिया हो गया। अब ये जो है ना फल, ये क्या है, देखो यहाँ पर जो राम ने काम किया दौड़ने का, इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ किस पर पड़ेगा, राम पर पड़ेगा। अगर राम दौड़ रहा है तो इसका प्रभाव सिर्फ राम पर पड़ेगा, या तो वो थकेगा, तो इसका प्रभाव, इस काम का प्रभाव सिर्फ राम पर पड़ रहा है, सिर्फ कर्ता पर पड़ रहा है। तो कभी कभी ऐसे वाक्य होते हैं, कभी कभी जो क्रिया का प्रभाव है वो कर्ता के अलावा किसी अन्य पर भी पड़ता है। जैसे दूसरा वाक्य आप देखिए, राम फल खा रहा है। अब जब राम ने फल खाया तो देखो कर्ता पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, जो काम करेगा या तो वो थकेगा, जो भी प्रभाव उस पर है पड़ेगा। तो राम का पेट भर गया, उसने फल खाया, लेकिन साथ में जो फल था उस पर भी तो प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फल आपका क्या है, उसने कर्म किस पर किया, अरे काम तो उसने किस पर किया, फल पर किया। तो यहाँ पर आपका ये फल क्या है, ये कर्म है, ये आपका कर्म है, ये आपका क्या है, कर्म है, ठीक है ना। तो कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह है को, क्या है, को। तो सबसे पहले कर्म कारक को समझने के लिए आपको कर्म को समझना होगा, किसी भी वाक्य में कर्म क्या होता है, और उसके बाद आप कर्म कारक को समझ पाएंगे, ठीक है। तो दो चीजें आप लिख सकते हैं कि कर्म क्या होता है, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा किसी अन्य पर पड़ता है तो वो आपका कर्म कहलाता है। चाहे तो आप नोट करके लिख दें कहीं पर कि जब क्रिया का प्रभाव, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा किसी अन्य पर पड़े
तो उसे कर्म कहते हैं, उसे हम कर्म कहते हैं। और आगे हम कल की क्लास में आपको बताएंगे इसकी विभक्ति चिन्ह को आप कैसे, पहले हमें कर्म जानना जरूरी है। तो आज की क्लास में आपने कारक पढ़ा, कारक के 8 भेद पढ़े कि कौन कौन से भेद हैं। 8 भेद में आपने कल आज की क्लास में यहाँ पर कर्ता और कर्म हमने आपको पढ़ाया। कर्म कारक को हम फिर से कल की क्लास में आपको डिस्कस कराएंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।